यार यहाँ पर एक अगर एग्जांपल स्टार्ट करें, एग्जांपल नंबर 2.8 से को जनरेशन से पता चल गया कि प्रोसेस हीटर लगा हुआ है, सही है। दिया हुआ है पावर लोड 5.6 और हीटिंग लोड 1.163। देखो पावर लोड कहते हैं टरबाइन, क्योंकि टरबाइन एक पावर जनरेटर होता है तो इसको पावर लोड कहते हैं। तो वर्क डन ऑफ टरबाइन गिवन है आपको। हीटिंग लोड 1.163। हीटिंग लोड का क्या मतलब है, जब भी प्रोसेस हीटर लगा हुआ होता है तो उसका वर्क डन, जैसे पंप वर्क होता है ना WP, इसको पंप वर्क कहते हैं। तो जो आपका लोड इसमें यूज़ होगा पंप में, ओ सॉरी प्रोसेस हीटर में, वो हीटिंग लोड कहलाता है। तो क्या दिया आपको W, प्रोसेस हीटर PH दिया हुआ है। प्रोसेस हीटर का वर्क डन आपको दिया 1.163। स्टीम जनरेटेड एट 40 बार, मतलब ये P1 T1 गिवन है आपको। आइसेंट्रोपिक कंडेंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कंडेंसर एट, कंडेंसर का प्रेशर दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको सवाल में दे दिया कि कंडेंसर है या कंडेंसर प्रेशर है या इज़ कंडेंस्ड इन द करके जब सवाल दिया, तो इसका मतलब ये कि आपके डायग्राम में लाजमी कंडेंसर अलग लगा होगा और प्रोसेस हीटर अलग से ब्लीड होता है, सही है। प्रोसेस हीटर क्या करता है, प्रोसेस हीटर पिछली वीडियो देख लो, मैंने उसमें शॉर्ट में बताया प्रोसेस हीटर करता क्या है। हम लोग बीच में ना हीट लेते हैं, क्योंकि हमने हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है हमारा मेन प्रोसेस। यहाँ पर मेन हमारा जो पर्पस है वो हीट है। हीट का क्या मतलब है, एक फैक्ट्री के अंदर हीट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बजाय हम ज़्यादा फोकस होता है हीट को यूज़ करने में, तो हम ये हीट बाकी प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस हीटर कहलाता है। हमेशा प्रोसेस हीटर के बाद पंप लगा हुआ होगा। ये कंडेंसर से बिल्कुल अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर डायग्राम और मैथमेटिकली देखो तो कंडेंसर जैसा काम ही करता है। इसका भी कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, अगर जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंडेंसर दिया हुआ है, तो अच्छा अगर ये कंडेंसर नहीं गिवन होता ना तो आप कंडेंसर के बजाय डायरेक्ट प्रोसेस हीटर लगा देते, सवाल आसानी से सॉल्व कर देते, सही है। ये दिया हुआ है 2 बार, इसका कंडेंसर का इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम होता है 2 बार एंड देन पंप बैक इनटू द बॉयलर। इसका मतलब क्या है, ये वो पॉइंट है 0.75 मिलकर वो पॉइंट बना रहे हैं जो कि 8 में जा रहे हैं। मतलब एनर्जी बैलेंस यहाँ लगेगी, हमेशा याद रखना एनर्जी बैलेंस कहाँ लगती है, जहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आगे मिलते हैं वहाँ एनर्जी बैलेंस लगा देते हो आप। स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर निकालनी है टन पर आवर, मतलब कितनी स्टीम जनरेट हो रही है। मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट बोला हुआ है, द मास फ्लो रेट आई गेस। स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, ओके। द हीट इनपुट टू द बॉयलर, कितनी हीट इनपुट हो रही है बॉयलर में, आई गेस क्यू इन निकालना है आपने। द फ्यूल बर्निंग रेट ऑफ द बॉयलर इफ टन पर, अच्छा अब देखो फ्यूल बर्निंग रेट निकालना है। फ्यूल बर्निंग रेट क्या है, मास ऑफ फ्यूल निकालना है। अब आप बोलोगे यार मास ऑफ फ्यूल कितना अलग सवाल है। भाई देखो ऊपर से यहाँ तक ना यार ये बिल्कुल सादा सवाल है जो स्टीम साइकिल में सॉल्व, यहाँ थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है उसको आपने बिल्कुल ना दिमाग में अलग रखना है, मिक्स नहीं करना। ये सवाल बहुत आसान है, ये सॉल्व पूरा कर लोगे तो ये वाला बस फॉर्मूले से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, देखो मास ऑफ फ्यूल आपने निकालना है। मैंने पहले कुछ वीडियोज़ में बताया कि क्यू इन किसके बराबर होता है, क्यू इन बराबर होता है मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 100% एफिशिएंसी है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, क्यू इन आप निकाल लोगे, मास फ्लो रेट आ जाएगा, मास ऑफ फ्यूल आ जाएगा आपका, जितना मास ऑफ फ्यूल आपका बर्न हो रहा है। ईजी है, कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। बॉयलर एफिशिएंसी 88, अगर एफिशिएंसी 100 है तो ये होता है, अगर एफिशिएंसी 100 नहीं है तो आप यहाँ पे 88 एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई करा दोगे कि भाई इतना एफिशिएंट है, इतना क्यू इन हो रहा है, इतना मास ऑफ फ्यूल एफिशिएंट है आपका, बाकी ज़ाया हो रहा है। हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर, अब याद रखना कि हीट रिजेक्टेड सिर्फ कंडेंसर की हीट रिजेक्शन मांगी हुई है, ठीक है। कंडेंसर की सिर्फ हीट रिजेक्शन मांगी हुई है, सारी नहीं निकालना है क्योंकि हीट दो जगह रिजेक्ट होगी। टरबाइन बॉयलर के अंदर क्यू इन होता है, सही है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कहाँ पर होगा, कंडेंसर में, यहाँ पर कंडेंसर में। और इसी तरह प्रोसेस हीटर आपकी हीट यूज़ कर लेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हीट रिजेक्शन है, तो इसका मतलब 2 और 6 में भी हीट रिजेक्शन हो रही है। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ कंडेंसर मांगे तो आप सिर्फ 3-4 में लोगे, 2-6 में नहीं यूज़ करोगे, ओके। यहाँ पर आ जाओ आगे क्या है, और ये दिया हुआ है इफ़ द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर इज 6 डिग्री निगलेक्ट पंप वर्क, डब्ल्यू पंप 0 है। राइज देख लेते हैं क्या आया के सवाल में, ओके। सवाल समझ आ गया आपको। स्टेट सॉल्व कर लेते हैं। P1 T1 से मूलियर चार्ट पे गए, H1 और S1 आ गया, प्रेटी सिंपल थिंग। हमें पता है, पहले ये डायग्राम देख लो, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डायग्राम और मास देखना है आपने, जो मास आ रहा है ना। देखो यार वैसे हम जो सवाल करते हैं ना, यहाँ से कितना मास आता है, यहाँ से 1 मास आता है, 1 आता है। और फ़र्ज़ करोगे जैसे यहाँ से 1 आता है और यहाँ से M1 मास को हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाता है, 1 माइनस M1, सही है। 1 मास आ रहा है, टोटल मास आ रहा है, टरबाइन में गया थोड़ा सा, यहाँ से M हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस M1, आराम से सॉल्व कर। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास किस्म का मास आ रहा है, क्योंकि मास फ्लो रेट की बात हो रही है, ये मुझे समी भाई ने बताया, सही है। तो यहाँ पर एक खुसूसी 100 मास नहीं आ रहा, एक स्पेसिफिक
टोटल मास आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी। टोटल मास यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट करो 10 kg स्टीम आ रही है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है, सवाल की मर्जी है। टोटल मास आ रहा है, यहाँ पर गया टरबाइन में, थोड़ा सा आपने ब्लीड कर लिया, आपने M1 आपने बाहर को निकाल लिया, तो यहाँ कितना बच गया, जो यहाँ पर जाएगा आगे वो बच जाएगा, टोटल में से आपने M1 माइनस कर दिया, ये आपने मास, आपको समझ आ गया ये चल रहा है। सो ये प्रेशर आपको पता है कि टरबाइन में से प्रोसेस हीटिंग यहाँ से निकालेंगे, हमेशा तकरीबन ऐसे ही है जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, और नीचे कंडेंसर पंप वही नॉर्मल, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लग जाएगी। यहाँ पर देख लो बॉयलर सुपर हीटेड स्टीम है, सुपर स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड हो रही है 0.1 से 3 तक, ठीक है, 0.1 से 3 तक नॉर्मल जैसे एक्सपेंड होती है, सही है। 3 के बाद क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाती है, कंडेंसर का इनलेट से लेकर आउटलेट तक स्ट्रेट लाइन जाती है। इसी तरह हमने क्या बोला कि जो ये टरबाइन का एरिया है 1 से लेके 3 तक, ये जो टरबाइन वर्क कर रही है 1 से लेके 3 तक, इसके बीच में हमने एक ब्लीड भी किया, ये हमने 0.2 ब्लीड किया, तो हमने 0.2 यहाँ पर एक सिर्फ 0.2 का नाम दिया है अभी, सही है। अब क्या हमें पता है कि प्रोसेस हीटर डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली कंडेंसर वाला ही काम करता है। जैसे कंडेंसर की इनलेट और आउटलेट से स्ट्रेट लाइन जाती है, इसी तरह प्रोसेस हीटर की 2 से लेकर 6 तक स्ट्रेट लाइन जाएगी, सिंपल है। और 6 पे क्या होगा, पंप क्या होता है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है थोड़ा सा, जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, तो यहाँ पे फुल स्ट्रेट लाइन सीधी, और ये बॉयलर का इकोनोमाइज़र, इवेपोरेटर, सुपर हीटर, परफेक्ट है, आपको समझ आ गया। इसी तरह 4 में क्या होगा, 4 में पंप लगा है, 4 में एकदम से राइज होगा 5, और 5 में जाके क्या होगा, 5 में जाके ये 6 में क्यों मिल रहा है जाके, 5 के बाद ये डायरेक्ट 7 में जाना चाहिए ना यार, ये यूँ होना चाहिए, और ये 6 7 और ये डायरेक्ट 7, ये डायरेक्ट 7 में जाना चाहिए, यूँ होनी चाहिए डायग्राम, सही है। 5 से डायरेक्ट 7 में, और यूँ जाके 7 पे मिलके 8 पर जाना चाहिए, 5 6 7, अच्छा पंप वर्क ऊपर हो गया, हाँ ऐसे होना चाहिए, सही बनाई मैंने, ये देखो ना ऐसे होना चाहिए। 5 से आपका पंप वर्क ऊपर गया, ये यहाँ पे 6 में 7 ये पंप वर्क आया, सही है। और क्या हो रहा है, अच्छा हाँ सही है, 5 से ऊपर आया और 6 से ऊपर आ गया। अब हमने देखना है 5 कहाँ जा रहा है, 8 में जा रहा है, और 7 भी जा रहा है 8 में, तो दोनों को हमने यूँ करके 8 से मिला दिया। ओके, इजी सीन है, इतना कोई हार्ड सीन नहीं है। ये देखो ऐसा है, 4 से 5 6 से 7, ये 5 और 7 मिले आगे 8 में, इनकी थोड़ी अलग डायग्राम है, ये ईजी है। डायग्राम समझ के स्टेट आपको समझ आ गई। स्टेट 2 की बात करो तो S1 बराबर है S2 के बराबर है S3 के बराबर है, सही है। तो S1 बराबर है S2 के, S1 S2 P2 हमें पता है प्रेशर 2, जो ये वाला हमारा प्रेशर था ये गिवन है, जो प्रोसेस हीटर के लिए ब्लीड किया था उसका 2 प्रेशर गिवन है। मोलियर चार्ट पे गए, H2 और X2 निकाल लिया। क्वालिटी हमने क्यों निकाली है इसकी बात हम बाद में करते हैं। अभी स्टेट 3 में क्या है, कंडेंसर प्रेशर भी गिवन है भाई, और S2 बराबर है S3 के, क्या बात है भाई, मोलियर चार्ट से ये भी आ गया, आसान है। स्टेट 4 कौन सी स्टेट है, गौर से देखते हैं। स्टेट 4 जो हमारी लाई करी है वो सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन पे है, तो HF इज इक्वल टू H4 इज इक्वल टू HF एट 0.06 बार। ओके हो गया, प्रेशर जाओ 0.06 बार, और इसको जाओ आप स्टीम टेबल में, लेट्स सी 0.06 भी होता है क्या, कुछ 0.06 बार, ओहो क्या बात है भाई। यहाँ पर आप HF निकाल लो, 151 आ रही है, परफेक्ट हो गया भाई। और यहाँ से वॉल्यूम भी निकाल लो स्पेसिफिक, ये रहा VF 0.101, ये भी निकाल लिया आपने स्टेट 4 पे, परफेक्ट हो गया। स्टेट 5 हमें पता है, हमेशा रट्टा मारा हुआ स्टेट 5, ये वाली स्टेट सब कूल्ड रीजन में कैसे काम करती है, W पंप वर्क से, हमेशा वही W पंप इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू P5 माइनस P6, ओ P5 माइनस P4, P5 माइनस P4, बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना भाई, ठीक है। तो W पंप वर्क, ये वॉल्यूम हमें पता है, P5 पता है, P4 हमें पता है। P5 कैसे पता है भाई हमें, हैं P5 कैसे पता है भाई, P4 तो समझ आ रहा है कंडेंसर प्रेशर, P5 कैसे सेम है। P5 इसलिए है क्योंकि बॉयलर का आपको क्या दिया हुआ है, P1 40 बार, बॉयलर का आउटलेट 40 बार, बॉयलर का इनलेट भी 40 बार होगा। बॉयलर का तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। अब मैंने देखा कि पंप के बाद बॉयलर का इनलेट यहाँ से शुरू हो गया है और यहाँ से भी शुरू हो गया, तो मतलब P7 बराबर है P5 के बराबर है P8 के बराबर है P1 के, से बॉयलर का इनलेट आउटलेट, और इनलेट में हमारी सारी चीज़ें देखो। असल में पता है क्या सीन है, देखो पॉइंट पंप के बाद ना कोई, इन दोनों पंप के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पंप री हीटर, प्रोसेस हीटर, टरबाइन, कुछ भी नहीं है, सीधी पाइपलाइंस हैं। पाइपलाइन में प्रेशर सेम रहेगा आपका, सही है। तो 0.5
0.7 0.8 सबका प्रेशर सेम होगा 40 बार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया। यहाँ पे हमने प्रेशर डाला, यहाँ से पंप वर्क आ गया, और पंप वर्क किसके बराबर होता है H5 माइनस H4 के। यहाँ पर आपको पंप वर्क पता है, H4 पता है, H5 आ जाएगा यहाँ से आपका। इसी तरह स्टेट 6 देखते हैं कहाँ पर लाई करती है, सैचुरेटेड पे वही उसी तरह प्रेशर 2 बार है, हमें पता है प्रेशर एट 2 बार, H6 निकाला स्टीम टेबल से और V6 निकाल लिया वॉल्यूम। इसी तरह स्टीम टेबल में 2 पे गए, 2 पे जाओगे आप, यहाँ पर 2.0 पे यहाँ पे निकाल लोगे, सही है। और यहाँ से निकालने के बाद फिर आपने जाना है स्टेट 7 पर आ जाओ। स्टेट 7 कहाँ लाई करी है, स्टेट 7 वापस वही सीन, W पंप करोगे। पंप में तो आपने W पंप पे करना है भाई, जहाँ पर स्टेट 7 देख लो, यहाँ पर ये स्टेट 7 है ना, पंप लगा हुआ है, कहाँ लाई कर रहा है स्टेट 7, सब कूल्ड रीजन में। तो यहाँ पर वही सीन जो रट्टा मारा है हमने मैं अज्यूम करूँ कि आपको आता है सीन क्या है, इसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा अभी। वही पंप वाला सीन किया आपने और आपके पास एंथैल्पी 7 आ गई। और इसी तरह अब ये क्या चीज़ है, मैंने बताया था ना कि वर्क डन प्रोसेस हीटर गिवन है, वर्क डन ऑफ, मुझे ये बताओ ना, वर्क डन ऑफ प्रोसेस हीटर, वर्क डन अगर मैं बोलूँ आपको वर्क डन ऑफ कंडेंसर किसके बराबर है, कंडेंसर तोड़ना नहीं है सॉरी, पंप वर्क किसके बराबर है, पंप वर्क ऑफ टरबाइन, कंडेंसर का जो पंप है उसका क्या है। तो आप बोलोगे भाई वो बराबर है मास फ्लो रेट इंटू H5 माइनस H4, ये पंप लगा हुआ है ना 5 और 4 में, ऐसे ही बोलोगे। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन ऑफ प्रोसेस हीटर को इन लोगों ने L से रिप्रेजेंट किया, वर्क डन L किसके बराबर है, आप बोलोगे भाई जो मास फ्लो रेट आ रहा है इसके अंदर वो मल्टीप्लाई बाय H6 माइनस H2, आप ये बोल दोगे, सॉरी H2 माइनस H6। क्यों बोलोगे, क्योंकि कंडेंसर के इनलेट पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आउटलेट पे कम होता है कंपैरेटिवली, इंथैल्पी सॉरी टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर सेम है ना यहाँ पे, इंथैल्पी। तो H2 माइनस H6 करोगे यहाँ पर M इंटू H2 माइनस H6, कितना मास है, कितना ब्लीड किया है यहाँ पर मास, M डॉट। ओके, इसी तरह टरबाइन की बात करोगे तो वहाँ हम लिखेंगे MT माइनस M1, यहाँ पर सिर्फ M1 है आपका। ठीक है, ठीक है, ओके, ये आपको समझ आ गया क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह ये चीज़ें लगाई हमने, यहाँ से आपके पास M1 आ गया। ओ भाई साहब क्या बात है, M1 तो आ गया आपके पास, सुकून से आ गया M1, आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ये वापस सुन लो कि वर्क डन आपको गिवन था, ये रहा 1.163 जो है ना, वर्क डन ऑफ प्रोसेस हीटर आपको गिवन था, इस फॉर्मूले से आपने M1 निकाल लिया। इजी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप एनर्जी बैलेंस लगाओगे, क्या होगा, 7 और 5 मिलकर 8 बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यार यहाँ 1 माइनस एम नहीं, यहाँ तो यहाँ पे एक चीज़ कर लो यार, यहाँ तो पूरे में 1 माइनस एम के साथ चलो, यहाँ पूरे में एम टी माइनस उसके साथ चलो। यहाँ डायग्राम में देख लो क्या हो रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, दोनों मिलके 8 में 8 पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनलेट देख लेते हैं हम, इनलेट क्या क्या है, M5 प्लस M7 इज इक्वल टू M8, H5 प्लस H7 इज इक्वल टू H8, तो H5 प्लस H7 इज इक्वल टू H8। H8 के अंदर टोटल मास है, यहाँ पर हम बोलेंगे MT टोटल मास, H7 के साथ M1 है, और H5 के साथ क्या आ रहा है, टोटल में से माइनस कर दो आप, टोटल मास में से M1 माइनस जो हमने कंडेंसर में से घूमता हुआ आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, H8 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 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 M1 की वैल्यू आपको पता है, M1 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ गड़बड़ कर रहा था यहाँ पर, मैं गड़बड़ ये कर रहा था कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप डायरेक्ट सॉल्व कर दे, उससे पहले ये वाला स्टेप है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप और 3rd स्टेप ये रहा, सही है। तो यहाँ मैं ये सोचा था कि अगर ये मास टोटल है भी, तो अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो H8 की वैल्यू नहीं आएगी, मास तो निकाल रहे, तो मास यहाँ पे दूसरे स्टेप में निकाला। कैसे, वर्क डन टरबाइन बराबर है किसके, टरबाइन में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, ये रहा पूरा टरबाइन 1 से लेके 3 तक, ये होता है M इंटू H1 माइनस H3, सही है। लेकिन ये क्लीन नहीं है, ये टरबाइन के बीच में एक ब्लीड भी हुआ है, तो ये जो उसका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, M डॉट H1 माइनस H2, मतलब दोनों वर्क डन को प्लस करोगे फिर आप, एक 1 से 2 और 2 से 3 टोटल के लिए। अगर आपने 1 से 3 तक के लिए जाना है तो आप मिडिल टर्म ब्रेक जैसे होता है ना, तो पहले 1 से 2 प्लस 2 से 3 का वर्क डन। हम ये देख रहे हैं 1 से 2 में जो आपका मास आ रहा है वो क्या मास आ रहा है, एक मास जा रहा है ना यहाँ पर इस तरह से। अगर H1 माइनस H2 करो तो M टोटल में से M1 माइनस हो रहा है, यहाँ देखो ना, ये रहा। अगर ये 1 और 2 है तो इसमें क्या मास आएगा आपका, अच्छा डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये रहा 1 और 2 में यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कितना मास आएगा,
एम टोटल में से क्या माइनस हो रहा है, M1 माइनस हो रहा है यहाँ पर 1 से 2, एम टोटल में से M1 माइनस हो गया। और जबकि 2 से 3 की अगर मैं बात करूँ, 2 से 3 में तो 2 से 3 में क्या है यहाँ पर, ये रहा H2 माइनस H3 में सिर्फ M1 है। यहाँ पर जो सिर्फ है वो क्या है, मास 1 आएगा। यार सॉरी, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे लगता है ये गलत लिखा हुआ है यार, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये होना चाहिए, सिंपल है कि यहाँ डायग्राम में देखो 1 से 2 में यहाँ पर क्या है, टोटल मास आ रहा है। इस डायग्राम में देखो 1 से 2 में क्या आ रहा है, टोटल मास आ रहा है mt। और 2 से 3 में अगर यहाँ पर M1 चला गया तो 2 से 3 में आ रहा है m टोटल माइनस M1। सही। तो यहाँ पर W टर्बाइन में जब दोनों को प्लस करोगे तो H1 माइनस H2 में ये नहीं आना चाहिए, H1 माइनस H2 में आना सिर्फ M टोटल आना चाहिए, और H2 माइनस H3 में आना चाहिए M टोटल माइनस H1। ये होना चाहिए यार लॉजिकली। तो यहाँ पर ये बनने में मैं भी नींद में कंफ्यूज हो रहा था, ये देखो ये होना चाहिए यहाँ पर। सही है, ये चीज़ बिल्कुल लॉजिक बना रही है। टोटल मास आ रहा है, यहाँ पर जब मास डिवाइड हुआ तो 2 3 में MT माइनस M1 होना चाहिए। ओके, ये करके देख लेना है, सॉल्व यही होना चाहिए। तभी मास थोड़ा सा यहाँ पर क्या आ रहा है इनका मास, आई गेस यहाँ पर किधर गया 2.8, यहाँ पर इनका मास आ रहा है 19, या फिर ये वाला मास है, ये वाला मास है 16 है, पता नहीं 19 या 16 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, पता नहीं क्या है। खैर जो भी है ये करके देख लेना, ये ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से ना, जैसे मैं बता रहा हूँ करके देख लेना, वरना इनके तरीके से कर लेना। लेकिन ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको WT गिवन था सवाल में, ऐसे टोटल मास आ जाएगा जो आपका मास चल रहा है यहाँ पर। फिर मैंने आपको ये समझाया था ये कैसे आ रहा है कि एनर्जी बैलेंस कैसे लग रहा है, वहाँ पर आपने ये चीज़ें डाली हैं सारी, ये सही लगी हुई है। और एनर्जी बैलेंस में जब आप ये डालोगे, क्या कहते हैं, वैल्यूज़ डालोगे M2 M1 की, तो आपके पास H8 आ जाएगी, 8 की इंथैल्पी। अब आप QN बताओ, QN कहाँ पर हो रहा है, अगर ये सवाल है। QN आपका होता है यहाँ पर बॉयलर में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में 8 और 1 में, मतलब H1 माइनस H8 में। ओके, और यहाँ पर जो मास यूज़ होगा, मास फ्लो रेट, वो टोटल होगा। क्यों टोटल होगा, क्योंकि यहाँ से M1 आया, यहाँ से M टोटल माइनस M1 आया, तो जब ये दोनों प्लस होंगे M1 से M1 कट जाएगा, सिर्फ टोटल मास। और अगर फिजिकली भी देखो इसको, तो जाहिर है यार 2 से जो ब्लीड किया और बाकी बचा हुआ जो था सब आके मिल गया, वापस टोटल मास बन गया। ओके, तो जब हम यहाँ पे QN लगाओगे तो QN किसके बराबर है यार, ये M1 है, यहाँ पर M टोटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर H1 माइनस H8 पर, H1 माइनस H8 पर यहाँ टोटल मास होना चाहिए। H1 माइनस H8, H1 माइनस H8 पर टोटल मास होना चाहिए, हाँ ना यार, यहाँ पर आना तो टोटल मास ही चाहिए। सही है, QN जो है वो टोटल मास के साथ होगा, H1 माइनस H8। तो यहाँ पर आपके पास QN आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है अगर 1 2 3 अगर डेसिमल में लेके जाऊँ 1.3 या 13 आ रहा है, और यहाँ पर QN आ रहा है तकरीबन 15, करीब करीब है, चल सकता है। लेकिन तभी थोड़ा बहुत शायद डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मास टोटल लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी शायद मास टोटल की डिफरेंट वैल्यू आए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना भाई क्या सीन है यहाँ पर, क्या चल रहा है। सही है, तो उसके बाद एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, याद रखना, हमेशा याद रखना भाई। जब भी आपको, अब ये सवाल आपका समझो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब ये साइड के जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल साइड का फॉर्मूला है। आपको पता है कि QN किसके बराबर होता है, QN बराबर होता है मास ऑफ फ्यूल और कैलोरीफिक बर्निंग वैल्यू, कि कितना मास ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है उतना ही QN होगा। सही है, अब ये क्या होता है, अगर आइडियल केस देखो तो 100% एफिशिएंसी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एफिशिएंसी गिवन है कि भाई आपके 88% एफिशिएंसी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कराते हो, एफिशिएंसी को। ओके, तो आपका ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूला का रट्टा मार लो, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ से आपको मास ऑफ फ्यूल निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, QN आपने निकाल लिया, और एफिशिएंसी आपको गिवन है, मास ऑफ फ्यूल आ गया 0.217। ईजी है, टन पर आवर में आ रहा है। सही है, हो सकता है यहाँ गड़बड़ हो, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.2 एक ही बात लग रही है। ये मैंने ना PK नाग में एग्जांपल खोली हुई है, ओरिजिनल वो सॉल्व हुई हुई है किसी की, ये मैंने PK नाग में डायरेक्ट खोली हुई है, यहाँ पर 2.47 आ रहा है, बराबर में ही खोली हुई है मैंने। सही है, आखिर क्या चीज़ आप निकालनी है, Q आउट ऑफ कंडेंसर। इन लोगों ने सवाल में बोला था, याद है, इन लोगों ने बोला Q आउट ऑफ
कंडेंसर आपने निकालना है, हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर, हीट दो दो चीज़ों में रिजेक्ट होगी, एक कंडेंसर में होगी और एक प्रोसेस हीटर में। तो यहाँ पर ये ज़ीरो लेनी चाहिए थी, प्रोसेस हीटर की नहीं निकालनी, यहाँ पर इन लोगों ने निकाली भी है, ठीक है। तो सिर्फ कंडेंसर की निकालनी है। कंडेंसर में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है, कंडेंसर में ये रहा, ये कंडेंसर है। तो H3 माइनस H4, H3 माइनस H4 क्यों किया, क्योंकि कंडेंसर के इनलेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कंडेंस होने के बाद थोड़ा कम है इंथैल्पी, सॉरी टेम्परेचर तो सेम है। इंथैल्पी, इंट्रोपी, टेम्परेचर तीनों अलग अलग चीज़ें, सही है, इनको मिक्स नहीं करना। तो H3 माइनस H4 करेंगे और यहाँ पर मास क्या है, M2 माइनस M टोटल माइनस M1, ओके। मास आ गया M टोटल माइनस M1 और यहाँ पे आपकी इंथैल्पी आ गई, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ पर Q आउट कुछ और आ रहा है, यहाँ पर Q आउट 8.610 आ रहा है, सही है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। और क्या निकालना है आपने सवाल में, मास फ्लो रेट इन कंडेंसर, कंडेंसर में कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, काफ़ी सिंपल है। अच्छा भी लास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी, आम सवाल नहीं है। यहाँ पर क्या सीन है, एक चीज़ आपने गौर करनी है, सवाल में लोगों ने क्या मांगा हुआ है, देखो पार्ट लास्ट वाला गौर से देखो, फाइंड द रेट ऑफ, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर इन द कंडेंसर, मतलब ये आपने फाइंड करना है कि m डॉट ऑफ कूलिंग वाटर, कंडेंसर नहीं कूलिंग वाटर, इफ द टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर इज 6 डिग्री, ओके। निगलेक्ट पंप वर्क, इसमें क्या सीन है कि जो आपका ये बना हुआ है ना, यहाँ पर कंडेंसर में क्या हो रहा है, एक कूलिंग वाटर है, सही है, एक तो आपका स्टीम आ रही है एक्सपेंडेड और एक कूलिंग वाटर है, दो चीज़ें कि जो हमने पहले यहाँ पर क्यू आउट निकाला है ना, ये स्टीम के लिए है, ये क्यू आउट ऑफ स्टीम है, आपको जाहिर है, आपको पता है ये जो नॉर्मल होता है क्या है, स्टीम। स्टीम में हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ स्टीम आ गई और इंथैल्पी ऑफ स्टीम आ गई, वो आ गई। अब आप इसको दो चीज़ों में समझो, फर्स्ट करोगे यहाँ पर स्टीम है और यहाँ पर आपका वाटर है, जैसे कूलिंग टावर लगे हुए होते हैं ना, या वो गेमिंग पीसी के अंदर वो लगा हुआ होता है कूलिंग के लिए पानी, या फ्रिज के अंदर लगा हुआ होता है, या गाड़ी के अंदर रेडिएटर में होता है शायद पानी, तो वो क्या होगा, हीट एक्सचेंजर टाइप काइंड ऑफ थिंग, इसको आप ना दिमाग में रखो अपने। ये स्टीम के लिए है और ये आपका कूलिंग पानी है, सही है। स्टीम की इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, सही है, ये इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, और यहाँ से कूलिंग कनेक्टेड आपकी। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है T2 माइनस T1 कूलिंग टावर का, T2 माइनस T1 वो सवाल में गिवन है 6, सही है। जो सवाल में टेम्परेचर चेंज गिवन है वो टेम्परेचर देखो ना, टेम्परेचर राइज, राइज का मतलब चेंज कितना हो रहा है, 6 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टीम आई है कंडेंसर के अंदर, जब स्टीम कंडेंसर के अंदर आके यहाँ से गई है, तो जब ये पानी बनी है तो जाहिर जाहिर इसने क्या किया, हीट आउट की है, क्यू आउट किया, कितना आउट किया है, वो सारा का सारा आउट इसने किसको, कहाँ पर हुआ है, बाहर हुआ है। और बाहर कहाँ होगा, जाहिर है एक कूलिंग टावर होगा, एक कूलिंग वाटर होगा, इसमें पानी होगा यहाँ पर H2O, जो कि ये एनर्जी गेन करेगा और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर गेन नहीं करेगा, ये गौर से सुनो यार, टेम्परेचर बहुत मायने डिफरेंस होता है, इंथैल्पी गेन करेगा, टेम्परेचर इंथैल्पी डिफरेंट थिंग है, वरना तो ये भाई ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका हो जाए, जो आउट है वो डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चीज़ मेरी एक बात वापस गौर से सुनना कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर स्टीम आई है, उसने अपनी इंथैल्पी को लूज़ किया, वो इंथैल्पी उसने कहाँ पे दी है, वो इंथैल्पी उसने दी थी अपनी कूलिंग लिक्विड की, जो कंडेंसर के अंदर कूलिंग लिक्विड है, और उस इंथैल्पी की वजह से उस कूलिंग लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब 6 डिग्री बढ़ गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि आपने निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग लिक्विड, आपने मास फ्लो रेट ऑफ ये कंडेंसर तो निकाल लिया ना, वो तो ये रहा मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसर, तो ये रहा M2 माइनस M1, ये कंडेंसर के अंदर मास फ्लो रेट है। लेकिन जो कंडेंसर के साथ जो कंडेंसर की क्यू आउट ले रहा है पानी, जो पानी कंडेंसर का क्यू आउट लेगा, उस जिसका टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ रहा है, उसका मास फ्लो रेट क्या है, उस मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट, मास फ्लो रेट ऑफ कूलर कंडेंसर में उसका क्या है फ्लो रेट, उसका निकालने का बहुत आसान तरीका है कि ज़ाहिर है क्यू आउट जो आपका कंडेंसर है वो कहाँ बाहर भेज रहा है, डायरेक्ट कूलिंग टावर में भेज रहा है, तो दोनों के क्यू आउट बराबर होंगे, सही है। तो क्यू आउट इज इक्वल टू MCP डेल्टा टी लगाया, इसका भी क्यू आउट यही होगा, और जो कूलिंग टावर है उसका भी क्यू आउट सेम होगा, क्योंकि जो क्यू आउट कंडेंसर निकाल रहा है वही क्यू आउट आपका कूलिंग टावर ले रहा है, इसको कूलिंग टावर बोल रहा हूँ मैं, सही है। तो Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा टी, इसलिए यहाँ पर लगाया एक और सुना, यहाँ पर H नहीं करना है, इंथैल्पी नहीं, टेम्परेचर की बात हो रही है, जो टेम्परेचर राइज आया, सही है। CP की वैल्यू वाटर के लिए होती है 4.187, ठीक है, ये आपको पता है। टेम्परेचर राइज आपको पता है 6 है, और
क्यू आउट आपने यहाँ पर निकाल लिया और यहाँ से आपके पास कूलेंट का जो मास फ्लो रेट मांगा है वो आ जाएगा। ये इतना बड़ा कोई मुझे नहीं लगता ये वाली चीज़ आएगी एंड वाली, लेकिन वैसी लॉजिक थी मैंने बता दी इसकी। ठीक है, यहाँ पर भी ये सॉल्व हुआ है, ये सवाल आपका ख़त्म हो गया, सिंपल।